तो कल एंडोस्पर्म डेवलपमेंट की बात हो चुकी थी। आज बेटा हम एम्ब्रियो डेवलपमेंट की बात करेंगे। हाँ जी फीमेल अगर मतलब कि उसमें डिप्लॉइडी हो रही है और मेल डिप्लॉइडी अभी आए सारे क्वेश्चन एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जिसको कि आप बेटा बातें नहीं, एम्ब्रियोजेनेसिस के नाम से भी पुकारेंगे। एम्ब्रियोजेनेसिस हो रहा है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अभी तक जो परिस्थिति जो आपने देखा कि इस प्रकार से ये डेवलपमेंट हो चुका था, ये एम्ब्रियो सेक है, यहाँ ये न्यूक्लियस है, ये जाइगोट है जिसको आपने ओस्पोर के नाम से पुकारा क्योंकि ये रेस्टिंग फेज में है। बात नहीं बेटा। और यहाँ ये डेवलपमेंट हो चुका है एंडोस्पर्म का, जो कि पीईसी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, उसके अंदर पीईएन जिसने फंडी किया, माइटोसिस किया, अनइक्वल माइटोसिस किया और एंडोस्पर्म तैयार हो चुकी है। ये परिस्थिति हमारे सामने अब तक डेवलप हो चुकी है, ये हम कह चुके हैं। ये सब बच्चों को क्लियर है बात? फर्टिलाइजेशन हो गया था, डबल फर्टिलाइजेशन हमने देखा। एक मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज होकर जाइगोट बनाता है, इसे सिंगेमिक कहते हैं। दूसरा मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज होकर पीईएन बनाता है, इसे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के नाम से पुकारते हैं। मैंने कहा कि डबल फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ जाइगोट तो रेस्टिंग फेज में गया और पहले डेवलपमेंट किसका हुआ? सब बच्चे मुझे जाइगोट की प्लॉइडी बता देंगे, एंडोस्पर्म की प्लॉइडी बता देंगे। जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म है, क्यों? फर्टिलाइजेशन से पहले बनती। यहाँ क्यों? फर्टिलाइजेशन ये बात क्लियर है। अब आज यहाँ डेवलपमेंट शुरू होगा। ये जाइगोट आज डेवलप करेगा बेटा, और जब जाइगोट डेवलप करेगा तो इस जाइगोट को निकाल के मैं बाहर ले आता हूँ। बाहर आता नहीं है, लाना पड़ता है। हम सिर्फ ऐसा करके समझ रहे हैं, जो भी डिवीजन हो रहा है तो यही हो रहा है। हम तो सिर्फ जाइगोट को बाहर लाकर उस डिवीजन को समझ रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बेटा आप देख सकते हैं कि जाइगोट तैयार हो चुका है, ये यहाँ पर है और अभी रेस्टिंग फेज से बाहर आ चुका है, इसलिए इसको मैं स्पोर नहीं कहूंगा। और यहाँ अब आप बच्चे देख पाएंगे कि पहला डिवीजन अनइक्वल माइटोसिस देखने को मिलेगा, और जब अनइक्वल माइटोसिस यहाँ पर होगा तो एक छोटी सेल और एक बड़ी सेल यहाँ पर तैयार होती है। बच्चों यहाँ एक बात सब यहाँ पर ध्यान रख लीजिएगा कि ये वाला एंड यहाँ पर कौन सा एंड है? माइक्रोपाइल है, और ये वाला एंड यहाँ पर चला जाए। अगर इस ओव्यूल को मैं घुमा के ऊपर कर दूं तो माइक्रोपाइल ऊपर जाएगा और चला जा नीचे आएगा, यही बात होगी। अगर ऐसा होगा कि माइक्रोपाइल ऊपर जाएगा तो ये छोटी सेल नीचे और बड़ी ऊपर दिखेगी। इमेज तो सबको क्लियर है यहाँ बच्चों। यहाँ
जो ऊपर वाली सेल है उसको तो आप एपिकल सेल के नाम से पुकारेंगे, और जो नीचे वाली सेल है उसे आप यहाँ पर बेसल सेल के नाम से पुकारेंगे। और जो एपिकल सेल है वो एम्ब्रियोनल सेल कहलाती है, एम्ब्रियो इसी से डेवलप होगा। और जो बेसल सेल है उसको आप सस्पेंसर सेल के नाम से पुकारते हैं। सस्पेंसर क्या होता है अभी समझ में आ जाएगा। अगर मैं माइक्रोपाइल को ऊपर लेता हूं तो एपिकल सेल नीचे और बेसल ऊपर हो जाएगी, लेकिन क्योंकि एपिकल को नीचे लिखना बेसल को ऊपर लिखना कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर माइक्रोपाइल को नीचे लिख के ही समझाया है। एनसीईआरटी इस बात को उल्टा कर रही है। एनसीईआरटी ने यहाँ पर एपिकल सेल नीचे और बेसल सेल ऊपर कर रही है। तो बच्चों यहाँ पर पहले ऐसे समझ लो और कह दो एनसीईआरटी ने माइक्रोपाइल ऊपर लिया है, तो उस केस में सब उल्टा हो जाएगा। अरे बात क्लियर है? yes, अब यहाँ पर इस एपिकल सेल और इस बेसल सेल में डिवीजन शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर अब माइटोसिस हो रहे हैं, क्योंकि मियोसिस का कोई काम नहीं, माइटोसिस ही होगा। और जब माइटोसिस होता है तो ये एपिकल सेल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बेटा इस प्रकार से ये यहाँ पर डिवीजन हुआ, और ये यहाँ पर 4 सेल और फिर उसके बाद में 8 सेल स्टेट में यहाँ पर चली जाएगी। नीचे ये सस्पेंसर सेल भी डिवाइड हो रही है, ये भी डिवाइड होती जा रही है। और यहाँ पर अब आप बच्चे देख पाएंगे कि यहाँ ये 8 सेल स्ट्रक्चर हमारे पास में तैयार हो गया है। मैं अलग से बना रहा हूं। पीछे की तरफ 4 सेल है, आगे की तरफ 4 सेल है। पहले मैंने यहाँ पर 4 बनाया, फिर अब क्या हो गया 8 सेल हो गया है जो पीछे की तरफ है। पहला डिवीजन होता है ट्रांसवर्स, तो कितनी बन जाती है 2। फिर होता है पहले तो ट्रांसवर्स से तो 2 बनेगी ना, फिर हो गया लॉन्गिट्यूडनल, कितनी हो गई 4, फिर लॉन्गिट्यूडनल 8। दिशा समझ में आ रही है आपको? पहला डिवीजन ट्रांसवर्स, फिर लॉन्गिट्यूडनल। अब ये पेन देखो ऐसे ऐसे आ रहा है, अब इसी पेन को मैं दोबारा ऐसे फिर लॉन्गिट्यूडनल है, तो 4 आगे और 4 पीछे। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि यहाँ ये डिवीजन जब हो रहा है तो यहाँ 4 और फिर 8 सेल स्ट्रक्चर आ गई है। और ये यहाँ पर सस्पेंसर भी डिवाइड हो रहा है। और सबसे नीचे वाली सेल जो लॉन्ग सेल हो जाती है सस्पेंसर की, उसको होस्टोरियल सेल के नाम से पुकारते हैं। कौन सी सेल? जो सस्पेंसर डेवलप हो रहा है, जो सस्पेंसर डेवलप हो रहा है वो 6 से 10 सेल वाली स्ट्रक्चर यहाँ पर होती है बेटा। 6 to 10 सेल स्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 6 से 10 सेल यहाँ पर हो रही है। और यहाँ ये स्ट्रक्चर जो 8 सेल स्ट्रक्चर है, इसको प्रो एम्ब्रियो के नाम से पुकारा जाएगा। प्रो एम्ब्रियो कहा जाएगा जो 8 सेल होता है। और अब आगे की तरफ यहाँ पर कई सारे माइटोसिस होते हैं, और कई सारे माइटोसिस जब होंगे तो ये स्ट्रक्चर ग्लोब लाइक हो जाती है, और इसे ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो के नाम से पुकारा जाएगा। मैनी माइटोसिस ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर बन रही है, और इस ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर को आप यहाँ पर ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो के नाम से पुकारेंगे। आराम से एक बात है, इमेज बनाइएगा। यहाँ पर डिवीजन हो रहे हैं, और यहाँ पर जब डिवीजन हो रहे हैं तो थोड़ा सा मैं इसको हटा के बना देता हूँ। ये अलग पत्ते पे देख लो वरना कंफ्यूज हो जाओ। अलग पत्ते पे ये मामला था, ऐसा ही मामला था। और यहाँ ये सिरस वगैरह सब यहाँ मैंने बना दी। ये यहाँ पर ये क्या बना रहा हूं मैं? एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म। और अब ये देखिए आप, मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि समझना आसान हो जाए। सस्पेंसर के डेवलप होने से
अब वो एम्ब्रियो एंडोस्पर्म में धंस रहा है और यहाँ के न्यूट्रिशन को लेना शुरू कर दिया। होस्टोरियल सेल न्यूसीलस का न्यूट्रिशन ले रही है। बात क्लियर हो रही है? तो न्यूसीलस का न्यूट्रिशन होस्टोरियल सेल अब्सॉर्ब करेगी, क्योंकि इसे आगे चलकर अपने पास जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है जब कोटिलिडन बना लेगा तो उस कोटिलिडन में उसको फूड स्टोर करके रखता है, क्योंकि वही फूड जब जर्मिनेशन होगा तो उसमें काम आएगा। तो फूड चाहिए भी और खाना चाहिए, तो खाना कहाँ कहाँ से मिलेगा? न्यूसीलस से मिलेगा और एंडोस्पर्म से मिलेगा। वैसे तो मोस्ट ऑफ प्लांट के अंदर न्यूसीलस खत्म हो जाती है क्योंकि पूरा फूड चला जाता है, लेकिन जिसके अंदर न्यूसीलस परसिस्ट करती है उसे पेरिस्पर्म कहा जाता है, जैसा आपने कैस्टर के अंदर। अरे आधी बात समझिए, कैस्टर का एग्जांपल लिखा था मैंने, पेरिस्पर्म लिखा था वहां पर। अगर आपने घर पे पढ़ा हो इस बात को तो पेरिस्पर्म जहां पर लिखा था वहां पर बच्चों आप समझ जाइए कि न्यूसीलस खत्म नहीं हुई, परसिस्ट कर रही है, तो उसको आपने पेरिस्पर्म के नाम से पुकारा। और अब ये एम्ब्रियो वहां पर जा चुका है और जब वहां जाएगा तो अब फाइनली ये हार्ट शेप होने लग रहा है, हार्ट शेप एम्ब्रियो बनेगा। तो क्या क्या आया भाई? प्रो एम्ब्रियो, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो और फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो। आ जाइए अगले पत्ते पे ही चलते हैं, ये एरो अगले पत्ते पे निकलेगा। समझ पा रहे हैं? और जब यहाँ से हम अगले पत्ते पे गए तो वही एरो ये यहाँ निकल चुका है। तकनीक का जमाना है, समझा? तो यहाँ पर जब वो हार्ट शेप एम्ब्रियो बन रहा है तो कुछ इस तरह से एम्ब्रियो डेवलप होना शुरू हो जाएगा। अच्छा नहीं बना बेटा? मैंने कभी बनाया नहीं एक्चुअली। तो बोलने क्या होता है? सच बोल रहा हूँ बेटा। ये आ रही बात समझ में आपको? हार्ट शेप एम्ब्रियो तैयार हो रहा है। कोबरा लग रहा है, फन फैला के बैठा है। तो यहाँ पर अब ये, क्योंकि मैं आपको कैप्सेला पढ़ा रहा हूँ, कैप्सेला क्रूसीफेरी फैमिली का मेंबर है। क्रूसीफेरी तो क्रूसीफेरी या रेसिप्रेसी एक ही बात है। तो उस फैमिली में जो ओव्यूल होता है वो कैम्पाइलोट्रोपस होता है। क्या नाम बोला मैंने? ये नाम मैंने आपको नहीं पढ़ाया क्योंकि मैंने आपको तो एट्रोपस और एनाट्रोपस पढ़ाया, लेकिन कैम्पाइलोट्रोपस जो ओव्यूल होता है वो कर्व्ड ओव्यूल होता है, घुमा हुआ ओव्यूल होता है। अगर ऐसा है तो जब ये हार्ट शेप एम्ब्रियो जब कोटिलिडन डेवलप कर रहा है तो इसके जो कोटिलिडन तैयार होंगे वो कोटिलिडन भी बेटा इस तरह से यहाँ पर कर्व्ड कोटिलिडन बनेंगे। ये बात समझ में आ रही है आपको? यही कोटिलिडन है, ये कर्व हो गया। ये वाले जो हार्ट के ना, ये वाले ये पॉइंट यही लॉन्ग हो रहे हैं और इस तरह का कर्व यहाँ पर आपको एम्ब्रियो मिल रहा है। और इस एम्ब्रियो को बेटा टॉर्पीडो क्रूसिफर टाइप ऑफ एम्ब्रियो भी कहा जाता है। कर्व यहाँ पर हो रहा है। हमारी एनसीईआरटी क्या कह रही है जरा वहां भी चलकर एक बार देख लेते हैं। एनसीईआरटी के फोटो पर भी नजर डाल लेते हैं ताकि एनसीईआरटी इसको किस तरह से बना रही है हमें समझ में आना चाहिए। यहाँ पर देख पा रहे हैं? यहाँ पर
आप देख सकते हैं ये जाइगोट ऊपर है, इसका मतलब माइक्रोपाइल ऊपर है। यस सर। यहाँ पर आप देख सकते हैं एंटीकोडल इधर। अब ये रहा जाइगोट, यहाँ पर ये छोटी सेल एपिकल सेल, बड़ी सेल वेसल, और बड़ी सेल ने क्या बनाया? सस्पेंस। जो सबसे नीचे की जो सबसे बड़ी सेल उसे क्या कहोगे? होस्टोरियल सेल, सस्पेंसर। और ये यहाँ पर ग्लोब्यूलर, फिर हार्ट शेप, और ये हार्ट घूम गया। मतलब इसके कोटिलिडन अगर ऐसा हो रहा है तो इस तरह से यहाँ पर एक मैच्योर एम्ब्रियो तैयार हो रहा है। अब इसमें म्यूल रेडिकल ये कहाँ है ये भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो इमेज, ये वाली इमेज आपके मन में बनना चाहिए कि मैंने किस तरह से घुमाया है। और इसके नीचे ये सस्पेंसर यहाँ पर, और सस्पेंसर फिर धीरे धीरे डीजनरेट हो जाएगा। और यहाँ पर बेटा ये कोटिलिडन्स, वहां पर 2 कोटिलिडन आपको दिख रहे हैं, और अगर 2 कोटिलिडन आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं तो समझ जाइए 2 कोटिलिडन वाली स्ट्रक्चर को आप यहाँ पर, जो 2 कोटिलिडन आपको यहाँ पर दिखेंगे वो बेटा यहाँ पर मोनोकोट में होगा या डाइकोट में? तो ये डाइकोट्स का एम्ब्रियो यहाँ पर आ रहा है। डाइकोट का एम्ब्रियो डेवलपमेंट आपने देखा है। और यहाँ प्यूमूल कहाँ है, रेडिकल कहाँ है, ये सब बातें भी मैं आपको समझाता हूँ। लेकिन फिलहाल अब तक जो मैंने कहा कि वो सबको क्लियर है। यहाँ पर कोटिलिडन फूड स्टोर कर रहे हैं बेटा, और ये फूड कहाँ से आ रहा है? न्यूक्लियस से और एंडोस्पर्म से। जब मोनोकोट होगा तो कितने कोटिलिडन होंगे? डाइकोट में कितने होंगे? इसका मतलब डाइकोट में खाने वाले कितने? 2 फूड लेने वाले, और मोनोकोट में कितने? इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ खाने वाले ज्यादा होंगे वहाँ खाना बचेगा या नहीं? नहीं बचेगा। जहाँ खाने वाले ज्यादा है वहाँ खाना, तो डाइकोट के अंदर क्या एंडोस्पर्म बचेगी? नहीं बचेगी। डाइकोट के सीड नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। डाइकोट के सीड नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। मोनोकोट के सीड क्योंकि खाने वाला एक है, और खाने वाले इसमें, और जब 2 है तो पूरा खा जाएंगे, और जो एक होगा वो वहां कुछ खाएगा लेकिन कुछ बचा देगा, और जो बचाएगा इसका मतलब एंडोस्पर्म वहां रिटेन रहेगी, और यहाँ एंडोस्पर्म रिटेन नहीं। ये बात भी अभी मैं आपको आगे समझाता हूँ। चलिए, तो फिलहाल यहाँ तक की बात तो सबको क्लियर हो रही है, कोटिलिडन बात समझ में आ रही है। बच्चों आगे आ जाइए, और अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर मटर लीजिए हाथ में, ले ली बेटा। हाँ सर। और मटर को हाथ में लेके उसका छिलका हटा दो पहले तो, और उसे थोड़ा सा प्रेस कीजिए। उसके 2 टुकड़े हो चुके हैं, और उन दोनों टुकड़ों को ऐसे खोल के सामने रख दिया। आ रही बात समझ? दोनों टुकड़ों को हमने खोलकर ये सामने यहाँ पर रख दिया है। ये यहाँ पर एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ये वाली जो मैंने डार्क किया है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस के नाम से पुकारा जाएगा। आप ये एम्ब्रियोनल एक्सिस थोड़ा जूम करें, ये मामला क्या है यार, थोड़ा जूम करके देखा जाए। इसी एम्ब्रियोनल एक्सिस को हम जूम कर रहे हैं, और यहाँ पर बच्चों आप देख लीजिएगा कि जब एम्ब्रियोनल एक्सिस को जब जूम किया जाएगा, कुछ क्लियर हो रहा? उसी स्ट्रक्चर को हमने क्या कर दिया, जो ये ऐसे दिख रहा है, ये दोनों कोटिलिडन साइड में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रही एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये बीच में, ये किस नाम से पुकारी जाती है? ये बीच में जो यहाँ पर है ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है। इसको टाइगिलम कहा जाता है। ये नीचे, और यहाँ पर ये कोटिलिडन है। कोटिलिडन के ऊपर जो स्ट्रक्चर होती है, जो पार्ट होता है, उसे एपिकोटाइल कहते हैं।
क्या कहते हैं बेटा? कोटिलिडन के नीचे जो होगा हाइपोकोटाइल। हाइपो और एपी का मीनिंग तो समझ में आ रहा है। तो एम्ब्रेनल एक्सिस का वो पार्ट जो कोटिलिडन के ऊपर है वो नीचे है। तो एपिकोटाइल का जो बिल्कुल डिस्टल पार्ट होता है, दूर वाला पार्ट होता है, उसे किस नाम से पुकारेंगे? और जो इसका डिस्टल पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? रेडिकल। प्यूमूल से क्या डेवलप होगा? रेडिकल से। और ये क्या डेवलप हो रही है? रूट कैप। प्रोटेक्शन। अरे क्या एम्ब्रेनल एक्सिस समझ में आ रही है? सब बच्चों को ये एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, प्यूमूल, रेडिकल का मीनिंग क्लियर? आपने अभी अभी इस तरह का एम्ब्रियो डेवलप किया था, ऐसा एम्ब्रियो आपने यहाँ पर बनाया था। इस प्रकार का एम्ब्रियो अभी अभी आपने बनाया था। और यहाँ पर अब आप बच्चे देख लीजिए, ये रही एम्ब्रियोनल एक्सिस। और इस एम्ब्रियोनल एक्सिस में ये क्या नजर आ रहा है? ये देखो, ये तो कोटिलिडन के ऊपर ये क्या है? एपिकोटाइल। कोटिलिडन यहाँ से शुरू हो रहे हैं, तो ये तो क्या आ गया? एपिकोटाइल। ये क्या आ गया? हाइपोकोटाइल। ये स्ट्रक्चर किस नाम से पुकारोगे? ये स्ट्रक्चर किस नाम से पुकारोगे? और रेडिकल के ऊपर क्या डेवलप हो जाती है? रूट कैप। ये लीजिए, आ जाइए एनसीईआरटी पे चलते हैं। और हमारी एनसीईआरटी में यहाँ पर एनसीईआरटी में ये देखो बेटा, जूम करते यहाँ पर ये देखिए, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस जा रही है। ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है। और इस एम्ब्रियोनल एक्सिस का ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? और लोअर पार्ट क्या कहलाता है? और रेडिकल के ऊपर क्या लगी रहेगी? रूट कैप। ये क्या है? सस्पेंसर। वो तो प्रीकंडक्ट होता है। यहाँ उल्टा है। उल्टा क्यों है समझ रहे हैं आप? मैंने समझा दिया है आपको, क्योंकि माइक्रोफाइल ने पढ़ लिया है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। और आप भी अपने फोटो को अगर उल्टा घर पे बनाओ तो बना लेना, लेकिन हमने सीधा इसलिए बनाया था कि एपिकल और बेसल कहते हुए कंफ्यूजन ना आए। एपिकल मतलब ऊपर है, बेसल मतलब नीचे है, ये आपको क्लियर रहे, इसलिए मैंने इस तरह से बनाया है। तो बच्चों यहाँ पर ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो आपने देखा, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस जो आपने देखी, ये किसके लिए यहाँ पर देखी है? डाइकोट्स के लिए देखी। लेकिन मोनोकोट्स में दो कोटिलिडन होते हैं कि एक ही होता है? तो आओ, मोनोकोट्स में क्या रहता है एम्ब्रियो के अंदर, उसी को यहाँ अगर सिंपल फॉर्म में ड्रॉ करें, क्योंकि एनसीईआरटी में तो काफी टिपिकल सा डायग्राम किया है, अगर उसको सिंपल फॉर्म में मैं बनाऊं तो कुछ इस तरह से बनाऊंगा कि यहाँ पर रंग बदल देते हैं, व्हाइट ही ठीक रहता है। यहाँ पर अगर सिंपल फॉर्म में मैं बनाऊं तो कुछ इस तरह से बनाऊंगा बेटा कि यहाँ ये रहा इसका सिंगल कोटिलिडन, एक कोटिलिडन। ये वन, एक कोटिलिडन इधर। इसको आप स्कूटेलम के नाम से पुकारेंगे। किस नाम से पुकारेंगे? स्कूटेलम। ये दूसरा कोटिलिडन डेवलप होता ही रह गया, रिड्यूस्ड कोटिलिडन है। इसको एपिब्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हो? बात सही है? यहाँ पर अब आप ये वाली जो स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ जा रही है, ये यहाँ पर एपिकोटाइल या हाइपोकोटाइल? और ये क्या है? हाइपोकोटाइल। इसमें कोई दिक्कत? क्या आपको ट्रायंगुलम दिख रही है? मतलब एम्ब्रियोनल एक्सिस दिख रही है? यहाँ पर बेटा अब ध्यान से देखना, इधर इसके ऊपर यहाँ पर ये रहा प्यूमूल,
ये प्लूमोल, और इस प्लूमोल के ऊपर लीफ प्राइमोडिया, और उनके ऊपर यहां पर कवरिंग है जो लीफ प्राइमोडिया प्लूमोल को कवर करता है। मैं लेबल करता हूं ताकि बात समझ में आ जाए। लीफ प्राइमोडिया मतलब कि जो लीफ को डेवलप करवाने वाली इनिशियल स्ट्रक्चर होती है वो किस नाम से पुकारी जाती है? लीफ प्राइमोडिया। और इसके ऊपर यहाँ पर जो कवरिंग है उसे किस नाम से पुकारेंगे? कोलियोप्टाइल। तो प्लूमोल और लीफ प्राइमोडिया को कवर करने वाली होलो स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? होलो होती है। लेकिन यहाँ पर मुझे जल्दी से बताइए ये क्या है यहाँ पर? और रेडिकल के ऊपर क्या है? रूट कैप। और इनको आगे ऊपर की तरफ एक शीट कवर कर रही है, और ये शीट बेटा होलो नहीं होती, टिश्यू से सराउंडेड होती है, भरी होती है। और अगर ऐसा है तो इसे किस नाम से पुकारेंगे? कोलियोराइजा। तो कोलियोप्टाइल, कोलियोराइजा, क्या सब बच्चों को ये दोनों शब्द समझ में आ रहे हैं? कहाँ कहाँ पर है? प्लूमोल को कवर करने वाली स्ट्रक्चर और रेडिकल को प्लूमोल होलो है और यहाँ पर कोलियोप्टाइल होलो है और कोलियोराइजा होलो नहीं है। ये शीट है जो चिपकी रहती है बेटा, और यहाँ पर ये टिश्यू से चिपकी हुई शीट होगी। तो ये पूरी यहाँ पर मोनोकोटिलिडन यानी कि कहिए कि ये स्ट्रक्चर ऑफ ग्रास एम्ब्रियो। ग्रास मतलब कि मोनोकोट। और इसी स्ट्रक्चर को एनसीईआरटी कैसे बना रही है? पहले ध्यान से देख लो मैंने कहा क्या क्या बनाया, देखा? अब इसी को आपके एनसीईआरटी बच्चों, मोबाइल बाद में देख लेना बेटा, पढ़ लो रे। ये आपके एनसीईआरटी बना रही है। ये वो देखो वो कोटिलिडन ये गया, इसे किस नाम से पुकारा? और यहाँ पर ये देखो कोलियोप्टाइल, और ये क्या है यहाँ पर? कोलियोराइजा। ये क्या है? ये क्या है? आ रही बात समझ? तो उसी स्ट्रक्चर को ये देखो छोटा वाला वो रिड्यूस एपिग्लास। यहाँ शूट अपेक्स मतलब क्या है? प्लूमोल। और प्लूमोल के ऊपर यहाँ पर लीफ प्राइमोडिया भी होते हैं और उनको कवर करने वाली स्ट्रक्चर ऊपर है। तो एनसीईआरटी ऐसा बना रही है। एक कॉम्प्लेक्स एक टिपिकल सा लगता है कि कहाँ क्या बना दिया, लेकिन मैंने जो बनाया वो सिंपल फॉर्म है, और उस सिंपल फॉर्म में हर स्ट्रक्चर आपको दिख रही है अच्छे से। लेकिन हाँ, उस सिंपल फॉर्म को पढ़ना है और एनसीईआरटी का ये फोटो भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अब आपको यहाँ एम्ब्रियो डेवलपमेंट पूरा आपको मैंने समझा दिया है। मतलब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में एंडोस्पर्म बन चुका था, और एंडोस्पर्म किस तरह से बना और एम्ब्रियो डेवलपमेंट किस तरह से हुआ उसको आपने यहाँ पर पढ़ लिया है। और जो यहाँ पर अब हम सीड में पहुंच चुके हैं, सीड तैयार हो चुका है। और जब सीड तैयार हो चुका है तो कौन सी स्ट्रक्चर किस में कन्वर्ट होगी ये तो सबको पता है? ओव्यूल। लेकिन ओव्यूल की इंटेग्यूमेंट, ओव्यूल की इंटेग्यूमेंट क्या बनाएगी? और ओवरी क्या बनाएगी? ओवेरियन वॉल क्या बनाएगी? वॉल बनाएगी, जिसे पेरिकार्ड। तो यहाँ पर ये सारी बातें सबको क्लियर हो गई होगी। और बच्चों अब अगर हम देखें तो सीड तैयार हो चुका है। नहीं अभी नोट कीजिएगा, बस ये आखिरी है, इसके बाद क्योंकि सीड बना दे नहीं अभी का अभी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी चलेगा, देख ही लेते हैं ये साथ के साथ। तो सीड हमारे पास डाइकोटिलिडन्स में भी तैयार हुआ है और मोनोकोटिलिडन में भी तैयार हुआ है। सीड के अंदर 3 स्ट्रक्चर होती है बेटा, चाहे डाइकोट चाहे मोनोकोट। मैं यहाँ पर 3 नाम तो लिखूंगा, जैसे यहाँ पर सीड कोट है, जैसे यहाँ एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो का मतलब कोटिलिडन से है।
जैसे यहाँ एंडोस्पर्म है, एक बात है, मैंने यहां भी लिखा बच्चों कि इसके सीड के अंदर भी सीड कोट है, इसके सीड के अंदर भी एम्ब्रियो, मतलब कि क्या डेवलप हो गया है, कॉटिलेज, और यहां भी आपको क्या मिलेगा, एंडोस्पर्म। लेकिन मुझे जल्दी दोबारा से बताओ, वैसे मैंने आपसे कह दिया है, इनके अंदर मिलने वाले कोटिलेजन का नंबर कितना है? क्या ये दोनों मिलके खाएंगे तो एंडोस्पर्म रह पाएगी? जब यहाँ सिंगल कोटिलेजन होगा और ये यहाँ पर खाएगा तो यहाँ पर तो और वहाँ तो यहाँ के जो सीड बनेंगे वो यहाँ एंडोस्पर्मिक या नॉन एंडोस्पर्मिक? नॉन एंडोस्पर्मिक। तो डाइकोट के सीड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। यहाँ हम इन्हें नॉन एल्बुमिनस भी कहते हैं, एक्स एल्बुमिनस भी कहते हैं। एंडोस्पर्म थी लेकिन नहीं रही, तभी तो यहाँ पर लेकिन एक्सेप्शन, इधर बोलो, कैस्टर में एंडोस्पर्म है। इसको यहाँ ऑर्किड, कल बोला था, ऑर्किड में एंडोस्पर्म नहीं रहता क्योंकि ट्रिपल फ्यूजन ही नहीं होता, फर्टिलाइजेशन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन नहीं, मतलब ट्रिपल फ्यूजन नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पर ये टॉप फैमिली बताई थी ना, तो एंडोस्पर्म यहाँ पर नहीं है, मोनोकोट, लेकिन एंडोस्पर्म नहीं। अरे सही है, तो फिर अब चेक लो बेटा, फिर आगे की बातें करते हैं। कहाँ थे हम एम्ब्रियोजेनी भी कहते हैं। आसान है, सिंपल है। क्या होता है? आरएनडी, आरएनडी का तेल नहीं आता क्या? आपके एपिकल एक उससे कैसे की तो होगी सर, यहाँ पे कितनी माइटोसिस, एपिकल के बाद कितनी माइटोसिस? इसके बाद एपिकल सेल में 2 माइटोसिस, 1 से 2, फिर 2 से 4। एनसीईआरटी में तो इतना भी डिटेल दिया, एक साथ ही लोग शेप 2 बनता है यार, एडवांस। आप टी शेप पे मजा ही पलट दे बता।
क्या कह रहा है? So अगर जम्बो के फंक्शन पूछा उसमें दो ऑप्शन आ जाए, इक्विवेलेंट टू जर्मिनेशन एंड वाटर मॉइस्चर कंसेप्शन, तो बोथ का भी ऑप्शन बोथ लगाएंगे इसमें जम्बो के बोथ। अब जब माइक्रोपाइल बेटा ये ओव्यूल में भी है और सीड में भी। जर्म पोर में माइक्रोपाइल, जर्म पोर किसमें? पोलन ग्रेन में। उसकी बात करूँ जम्बो हो गया, उसमें अगर ऑप्शन है कि एक तो जिसके पोजीशन के बारे में पूछे, ये इक्विवेलेंट टू जर्मिनेशन, मॉइस्चर वाटर ऑब्जेक्शन दोनों आएगा, तभी तो पोलन ट्यूब आ रही है। हेलो 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 वो ना हेलो हेलो माइक से अरे कोई स्लाइड कौन चेंज कर रहा
जो क्लाउड स्ट्रक्चर है वो टॉर्पेडो स्ट्रक्चर कहलाती है। आवाज आ रही बेटा? तो ये जो क्लाउड स्ट्रक्चर है इसको आप टॉर्पेडो के नाम से और इसे क्रूसीफर टाइप के नाम से भी पुकारा है क्योंकि क्रूसीफर फैमिली में ऐसा मिलता है। persistent nucleus of persistent endosperm double का इसका नहीं persistent endosperm एंडोस्पर्मिक सीड कहेंगे सिर्फ न्यूक्लियस को बेलिस्पर्म। ऑलर से बता हो गया। यहाँ लिख लीजिए हार्ट शेप। इधर देखिए यहाँ क्या लिखा, यहाँ क्या लिखा, यहाँ क्या लिखा और अपने को करना। पता आगे आ रहा है। जल्दी बेटा जल्दी। नेक्स्ट यस सर। सर वो और ये जो पहले बना था पिछली स्लाइड पर अच्छे कमी का एक ही है हम। हाँ टॉर्पेडो जो बना था सर उसको कैसे देखा सर? इसको इस टाइप से देखा टॉर्पेडो।
ऐसे करो ना, ये वाला कोटिलिडन उठाओ और उधर पटक दो। नहीं समझ पा रहे? अरे इमेज बन पा रही बेटा? जो आपने दो कोटिलिडन ऐसे बनाया ना खोल के, इसका मतलब क्या किया आपने कि ये वाला कोटिलिडन है ना, ये वाला कोटिलिडन, इसको उठा के उधर पटक दो, तो एक कोटिलिडन तो इधर ले जाएगा और दूसरा उधर चला जाएगा, और बीच में क्या है? एब्डोमिनल एक्सेस। ये वाला कोटिलिडन है बेटा, इधर देखो, ये है ना, इसको उठा के और किस तरफ पटकना है? दूसरी तरफ, ये ऐसे। तो ये वाला कोटिलिडन तो यही का यही है, और ये वाला इधर चला गया, तो ये वाली स्ट्रक्चर दिख रही है, ऐसे होगा। अब मुझे ये दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि कौन सी स्ट्रक्चर कहाँ गई है, क्योंकि ये बीच में मैंने कई बार बता दिया है कि भाई सीड कोट कौन बनाएगा, फ्रूट कौन बनाएगा, फ्रूट वॉल कौन बनाएगा, म्यूसिलस बच जाएगी तो क्या कहलाएगी, ये सब बातें हो चुकी है बच्चों। आप पढ़ेंगे तो आराम से समझ में आएगा। क्या आपने पॉलिनेशन एनसीईआरटी से पढ़ा था? नहीं पढ़ा? पढ़ा था बेटा? और पढ़ा होगा तो जरूर पहले पढ़ा होगा, और पढ़ोगे नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा? अभी बाबर सर का रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला पार्ट बच रहा है। क्या क्या पढ़ाया सर ने? हो गया, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन भी हो गया, हुआ कि उसमें टिश्यू भी आया था। टिश्यू अलग से नहीं बेटा, जैसे आपको ब्रीदिंग पढ़ाएंगे तो उसके साथ जो आ रहे हैं टिश्यू वही बता देंगे, सब वही इम्पोर्टेंट चीजें वही चाहिए। अलग से तो एनटीए के सिलेबस में आ चुका है, ह्यूमन फिजियो में आ जाएगा। तो अभी तक आपकी इस पेज में सेल बायो हो गई, डिवीजन नहीं हुआ अभी। ठीक बात है, ठीक बात है। डिवीजन करवाते हैं पहले, बाबर सर का कंप्लीट होगा फिर उसके बाद मेरा अभी कंप्लीट हो जाएगा, फिर बाबर सर आएंगे। आज या कल क्वेश्चन कर लेंगे और क्या है, दोबारा फिर बाद में। तो अगले पत्ते पे चलो बेटा। आज बालक सही जगह बैठा है, बढ़िया। ग्रास मतलब मोनोकोट है, मोनोकोट। सर जैसे स्पेशलिस्ट को तो सीट से बोलते हैं, स्टूडेंट को तो सर उसमें क्यों नहीं बोलते? डाइकॉट्स में सीट शेप क्यों बोलते हैं? क्या मतलब सीट शेप, जैसे इसमें बोलते हैं सीट शेप स्टूडेंट, डाइकॉट्स में सीट शेप मतलब शील्ड, शील्ड कहाँ हुआ?
अब ये आपके पास मोनोकोट है। एक बात बताओगे बच्चों, मोनोकोट का एंडोस्पर्मिक है कि नॉन एंडोस्पर्मिक? तो फिर इसमें एंडोस्पर्म कहाँ? कोऑर्डिनेट में चली जाएगी तो नॉन एंडोस्पर्मिक हो जाएगी। ये स्ट्रक्चर सीड की नहीं एम्ब्रियो की है। ये स्ट्रक्चर सीड की नहीं एम्ब्रियो की है। अगर सीड की स्ट्रक्चर बना होगा तो उसमें कोटिलिडन नहीं बना होगा। एपिब्लास्ट वो कोटिलिडन है जो डेवलप होते होते रह गया। रिड्यूस्ड कोटिलिडन अगर डेवलप हो जाता तो ये डाइकोट हो जाता। Meshed metal tissue or meshed metal. Division करके। आगे चले? अगले बच्चे जाते हैं। अरे अगर आप सीड देखेंगे, मोनोकोट का सीड देखेंगे तो उसमें आपको एंडोस्पर्म नजर आएंगे। ये रहा मैच जिसका आपने मॉर्फोलॉजी में स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, मैच सीड, और नहीं पढ़ा तो मॉर्फो में आ जाएगा। ये बनाया है मैंने एम्ब्रियो। और ये क्या है? यहाँ प्रोटीन की लेयर जो एलिरोन लेयर, ये वाली एक ये नहीं है, ये थोड़ा ये यहाँ लेबलिंग कर लो अपने अपने एनसीईआरटी में। एलिरोन लेयर की प्लोइडी क्या है? 3 है तो एंडोस्पर्म, लेकिन प्रोटीन रिच होती है। प्रोटीन के पार्टिकल वहां पर होते हैं तो उसको अब नया नाम दे दिया एलिरोन लेयर। यहाँ ये यहाँ बीन सीड है, ये कैस्टर है, कैस्टर में एंडोस्पर्म
होता है कि नहीं होता? होता है। ये अनियन है, तो यहाँ भी आपको एंडोस्पर्म है। और नीचे तो आपको दिख ही रहा है, ये तो फॉल्स फ्लूट के एग्जाम्पल है। तो बात करेंगे बीच में थोड़ी देर बाद, बात करते हैं। ये हो गया था, तो ये वाली स्लाइड जल्दी से कर दीजिए। कल एनसीईआरटी सब बच्चों के पास होनी चाहिए। एनसीईआरटी के डाउट्स कल क्लास में डिस्कस कर लेंगे, और एनसीईआरटी की कुछ पॉइंट्स जो मुझे बताने हैं वो नहीं मैं बता, लेकिन बेटा घर पे एनसीईआरटी पढ़िएगा एक बार जरूर। एक भी क्वेश्चन बच के नहीं निकलना चाहिए। यस ये तो ऊपर तो सीड है, नीचे फ्रूट है। वो जो दो देखते हो ना एप्पल, ये तो एप्पल और ये इधर स्ट्रॉबेरी, ये तो फॉल्स फ्रूट के एग्जांपल है। सीड ये तीनों चीजें मिलके बनता है। लेकिन यहाँ जो कोटिलेडन मतलब एम्ब्रियो बनते हैं वो दो होते हैं, तो सारे एंडोस्पर्म खा जाते हैं। तो यहाँ पर एम्ब्रियो ही अंदर सीड में रहेगा। ये केवल एम्ब्रियो सीड नहीं है, क्योंकि उस एम्ब्रियो के ऊपर क्या भी होगा, ये सब सीड बनेगा। एम्ब्रियो, हाँ मतलब एम्ब्रियो सीड कोट से कवर्ड है तो डाइकोट है, एंडोस्पर्म उसमें नहीं। एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म और सीड कोट तीनों है तो मोनोकोट, क्योंकि उसका कोटिलेडन क्या है, 1 है। आगे बात समझ में। तो ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूरा पार्ट कंप्लीट हुआ, सीड बन गया। इसके बारे में और जो बातें बतानी है, डोर्मेंसी, फ्रूट फॉर्मेशन, ये मैं एनसीईआरटी से आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन आज उसके पहले वो जो समझने वाला पॉइंट है वो भी साथ में ले लेते हैं, और वो है अगेमोस्पर्म, एपोमिक्सिस, जिसे हमने कहा है। पलटो बेटा, अब यहाँ थोड़ा दिमाग यही रखिएगा। अगेमोस्पर्मी, जिसको आप एपोमिक्सिस के नाम से भी पुकारे। ए का मतलब
विदाउट। गेमोस, ग्रीक में गेमोस का मतलब मैरिज, और हम प्लांट्स के लिए फर्टिलाइजेशन करेंगे। स्पर्मी, सीड फॉर्मेशन। अब आप पूरा एक साथ पढ़ लेंगे तो मैंने समझ में आ जाएगा। विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड फॉर्मेशन। तो यहाँ विदाउट फर्टिलाइजेशन जब सीड फॉर्मेशन हो रहे हैं तो उसको एगेमोस्पर्मी के नाम से पुकारा जाएगा। और यहाँ भी वही बात है, एपो से मतलब यहाँ विदाउट ही होगा, और यहाँ मिक्सिस का मतलब फर्टिलाइजेशन से है। तो यहाँ पर बेटा आप विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड फॉर्मेशन देखेंगे तो उसको आप एगेमोस्पर्मी या फिर एपोमिक्सिस के नाम से पुकारेंगे। सही है। एगेमोस्पर्मी 3 प्रकार से हो रही है। एगेमोस्पर्मी अकर थ्रू किन मोड से हो रही है, और वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी डिप्लोस्पोरी, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी एपोस्पोरी, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी एडवेंचर एम्ब्रियोनी। सही है। सबसे पहले डिप्लोस्पोरी पे चलते हैं, चल के रहेंगे। डिप्लोस्पोरी मेगास्पोर मदर सेल एमएमसी, मैं पूरा नाम लिख रहा हूँ क्योंकि एमएमसी को कुछ बच्चे माइक्रोस्पोर मदर सेल पढ़ लेते हैं। तो मेगास्पोर मदर सेल, जल्दी से बताइए बेटा, फ्लोइडी एग या ये यहाँ मियोसिस ना करके विदाउट मियोसिस डायरेक्ट एम्ब्रियो सेक बना रही है। और जो विदाउट मियोसिस यहाँ एम्ब्रियो सेक तैयार हो जाएगा, तो मुझे जल्दी बताओ यहाँ हर एक सेल जो भी तैयार होगी सबकी फ्लोइडी है। तो जो यहाँ पर एक सेल बनी है उसकी फ्लोइडी बोलो है। बेटा ये यहाँ एक सेल यहाँ विदाउट फर्टिलाइजेशन, बच्चों समझते जाना, विदाउट फर्टिलाइजेशन डायरेक्ट क्या कर रही है, बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बन जाना, उसे आप पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। अगर वो एक सेल से बन रहा है, अगर वो एग सेल से बन रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो उसको पार्थेनोजेनेसिस के नाम से पुकारा जाता है। बच्चों पार्थेनोजेनेसिस और पार्थेनोकार्पी दोनों शब्दों में फर्क है। आज दोनों शब्द हम लेंगे यहाँ पर आपको पहले यहाँ ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये एक तरह से देखा जाए तो पार्थेनोजेनेसिस ही तो हो रहा है, और यहाँ इस तरह का पार्थेनोजेनेसिस जिसमें डिप्लॉइड सेल पार्ट कर रही है, इसको आप डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस के नाम से पुकारें। ठीक बात है। तो क्या डिप्लोस्पोरी में जो स्पोर मदर सेल है वो डिप्लॉइड स्पोर मदर सेल डायरेक्ट विदाउट मियोसिस एम्ब्रियो सेक बना के उसका एक विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड बना देगा, तो उसको आप यहाँ पर बेटा किस नाम से पुकारोगे? शुरुआत ध्यान रखना, शुरुआत कैसे हो रही है।
यहाँ मेगास्पोर मदर सेल ने विदाउट मियोसिस एम्ब्रियो सेक बना दिया। बाकी का काम तो समझ में आता है। अगर यहीं पर एपोस्पोरी आ रही है तो यहाँ पर स्पोरोफाइट डायरेक्ट गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ सेल्स ऑफ न्यूसिलस या फिर सेल्स ऑफ इंटेगुमेंट, क्लोइडी बोलो रे, बिना मियोसिस किए डायरेक्ट एम्ब्रियो सैक डेवलप कर लेंगे। कौन सी सेल? न्यूसिलस और इंटेगुमेंट, ये एम्ब्रियो सैक बना रही है। क्या एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेटोफाइट है? ये यहाँ हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड? वैसे डिप्लॉइड को गैमेटोफाइट नहीं बोलते, लेकिन यहाँ एक्सेप्शनली बोला जाएगा क्योंकि यहाँ पर एग सेल तो तैयार हो ही रही है। यहाँ एक्सेप्शनली जो उसकी नेचर है उसके हिसाब से एम्ब्रियो सेक किस नाम से पुकारा जाता है? गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। तो नेचर के हिसाब से इसको भी गैमेटोफाइट कहा जाएगा। लेकिन यहाँ बच्चों ये ध्यान रखना, ये मामला एक्सेप्शनल है। गैमेटोफाइट में से हैप्लॉइड होता है, लेकिन ये कैसा है? डिप्लॉइड है। कोई दिक्कत? बच्चों को बात क्लियर? वापस जो एक सेल बनी है उसकी प्लॉइडी बोलो 2n, और ये 2n एक सेल यहाँ पर विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या बना रही है? एम्ब्रियो या सीड बना रही है। वैसे ही डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस वैसा ही लगभग। अगर ऐसा है तो बच्चों जहां पर स्पोरोफाइट डायरेक्ट गैमेटोफाइट बना लेगा, डायरेक्ट का मतलब बिना मियोसिस के यहाँ पर एम्ब्रियो सैक बना देगा, तो उसमें कौन सी सेल पार्ट करेगी? न्यूसिलस और या फिर इंटेगुमेंट या फिर। अगर मेगास्पोर मदर सेल पार्ट करती तो उसको किस नाम से पुकारते हैं? अगर न्यूसिलस और ओव्यूल की इंटेगुमेंट ये पार्ट कर रही है तो उसको क्या कहोगे? एपोस्पोरी, स्पोरी। तो स्पोरोफाइट पहले लिखना। स्पोरोफाइट से क्या बन रहा है? गैमेटोफाइट। और गैमेटोफाइट यहाँ एन है कि 2n? एक्सेप्शनल बात है, क्योंकि मामला तो एक्सेप्शनल ही चल रहा है। सब कुछ सही सही होता तो वैसे तो हमने पढ़ ही लिया था। ये तो मामला कुछ अलग चल रहा है। और अब आखिरी पार्ट आता है, ये थोड़ी टर्म कंफ्यूजिंग है सारी। ये डिप्लोस्पोरी, एपोस्पोरी थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करती है बाद में, इसलिए तसल्ली से घर पे सेपरेट करके याद करना पड़ेगा। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, एम्ब्रियो सैक पहले से तैयार है। एम्ब्रियो सैक तैयार है, एम्ब्रियो सैक से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर सेल्स ऑफ न्यूसिलस या फिर सेल्स ऑफ इंटेगुमेंट, डिफरेंस देखिएगा दोनों। डायरेक्ट क्या बना रही है? एम्ब्रियो। यहां क्या बना रही है? एम्ब्रियो सैक। समझ में आया क्या? यहाँ न्यूसिलस इंटेगुमेंट की सेल ने पहले एम्ब्रियो सैक बनाया, फिर यहाँ पर एग से वापस विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड बना। लेकिन यहाँ तो जो न्यूसिलस इंटेगुमेंट है वो डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो रही है? नॉर्मल एम्ब्रियो सैक ऑलरेडी उपलब्ध है, मतलब ये रहा ओव्यूल। ये रहा ओव्यूल और यहाँ पर
सब कुछ पहले से तैयार, चीजें बहुत नॉर्मल है। लेकिन ये यहाँ पर मैं लेवल कर रहा हूं, ये एग सेल बताओ प्लोइडी बोलो, नॉर्मल एम्ब्रियो सेक बना हुआ है। वो कैसे बना पहले वाला मेगास्पोर मदर सेल से बना, मियोसिस हुआ, मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ और यहाँ पर एग सेल तैयार है। अब रुक जाइए, ध्यान दीजिए, एग सेल तैयार है, हैप्लॉइड एग है, कोई चक्कर नहीं। लेकिन मुझे बताओ ये डॉट 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 कहाँ लगा रहा हूं मैं? अब की बात है, मुझे जल्दी बताओ ये मैं हाईलाइट कहाँ कर रहा हूँ? कहाँ कर रहा हूँ? इंटेगुमेंट। अरे इनकी सेल एन है कि 2n? ये 2n सेल जो न्यूसेलस इंटेगुमेंट की है, ये यही डेवलप करके एम्ब्रियो 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 ये देखो आप कितने एम्ब्रियो बन रहे हैं। सिट्रस में न्यूसीलर एडेंटिव एम्ब्रियो मिलती है और वहां 30 एम्ब्रियो एक सीड में देखे गए हैं, 30 एम्ब्रियो, जिसमें एक तो नॉर्मल एम्ब्रियो जो इसके फर्टिलाइजेशन से बना, बाकी 30 न्यूसीलस ने बनाए हैं। वो नहीं समझ पा रहे, बाकी जो चिनाई किसने बनाए? न्यूसीलर। तो इसको आप यहाँ पर न्यूसीलर पॉलीएम्ब्रियो ने, और ये एम्ब्रियो जो डेवलप करेंगे ये धीरे धीरे जो ग्रो करते जाएंगे, तो एम्ब्रियो सेक में जो नॉर्मल एम्ब्रियो सेक है उसमें धंसते चले जाते हैं। एनसीईआरटी लिखती है प्रोट्यूड इनटू एम्ब्रियो सेक। प्रोट्यूड का मतलब धंस जाना, उसी में चले जाना। प्रोट्यूड इनटू एम्ब्रियो सेक, ये सारे एम्ब्रियो इसी के अंदर आ गए। तो बेटा यहाँ पर ये जब सीड बनेगा ये ओव्यूल, तो उसके अंदर यहाँ पर ये एम्ब्रियो भी वहां पर ऐसे होंगे जो जर्मिनेशन करने लायक होंगे, और एक सीड से कई सारे प्लांट डेवलप होंगे। तो बच्चों यहाँ आप ये देख सकते हैं कि ये जितने भी एम्ब्रियो हैं ये न्यूसीलर एम्ब्रियो है, और ऐसा सिट्रस में, मैंगो में न्यूसीलर पॉलीएम्ब्रियोनी देखने को मिलती है। बेटा पॉलीएम्ब्रियोनी हो रही है, न्यूसीलर पॉलीएम्ब्रियोनी, क्योंकि एक ही सीड में कई सारे एम्ब्रियो हैं। एक सेल तो एक है, 30 केस कौन से हैं जिसमें 29 किसने बनाए? न्यूसीलस ने बनाए। ये मैंने एम्ब्रियो बनाया है। ये न्यूसीलस की सेल डायरेक्ट डेवलप करके किसकी तरह बिहेव कर रही है? एम्ब्रियो की तरह बिहेव कर रही है, वैसे ही डिवाइड हो रही है और जर्मिनेशन के लायक भी है, जर्मिनेशन भी वो कर सकती है। तो न्यूसीलस यहाँ पर देखो ना, ये क्या हुआ था? न्यूसीलस इंटेगुमेंट ने डेवलप करके एम्ब्रियो सेक बना दिया। क्या मेगास्पोर मदर सेल आई? इसका मतलब ये भी इस तरह की क्वालिटी रखती है कि एक सेल बना के सीड बना सकती है। तो इस केस में तो क्या किया कि पहले एम्ब्रियो सेक बना फिर बाद में सीड बना, लेकिन इस केस में क्या हुआ कि यहाँ पर डायरेक्ट क्या बनाया? एम्ब्रियो बनाया। अब समझ में आ रहा? एक्सेप्शन है, अलग है, एबनॉर्मल है, ये नॉर्मल फिनोमेना नहीं है, ये हर किसी में देखने को नहीं मिलते। अगर सब में देखने को मिलते तो मैं साथ में ही पढ़ाता। ये विदाउट फर्टिलाइजेशन कुछ अलग ही चीजें डेवलप हो रही है, और यहाँ पर न्यूसीलस इसी प्रकार से कुछ प्लांट के अंदर इंटेगुमेंट की सेल एम्ब्रियो बना देती है, और इंटेगुमेंट की सेल एम्ब्रियो बनाएगी तो उसके अंदर भी पॉलीएम्ब्रियोनी मिलेगी, क्योंकि ये तो स्ट्रक्चर पूरी सीड में ही तो कन्वर्ट होगी। तो अगर मैंने कहा कि सिट्रस में 30 एम्ब्रियो देखने को मिले एक सीड में, तो 30 एम्ब्रियो में एक एम्ब्रियो तो किसने बनाया होगा? फर्टिलाइजेशन। और बाकी के 29 एम्ब्रियो किसने बनाए होंगे? न्यूसीलस ने बनाए। और वो न्यूसीलस वाले एम्ब्रियो बने तो पहले न्यूसीलस में थे, लेकिन धीरे धीरे कहाँ आ गए? एम्ब्रियो सेक के अंदर ही आ गए, और सारे एम्ब्रियो एक ही एम्ब्रियो सेक के अंदर रह रहे हैं।
तो ये बेटा यहाँ पर एक एब्नॉर्मल पार्ट है। और आपके एनसीईआरटी देखो, मैंने कहा था प्रोट्रूड करके ऐसा लिख रही है, मैं बताता हूं कहां लिख रही है। यहां से आप पढ़िएगा। In some species, the diploid egg cell is formed without reduction division and developed into the embryo without fertilization. ये तो डिप्लॉइड एग सेल जो दोनों ऊपर वाले केस थे, जिसमें डिप्लोस्पोरी या कोस्पोरी आ गई है। More often, as in many citrus and mango, यही दो एग्जांपल मैंने अभी लिखे, citrus and mango, varieties, some of the nuclear cells surrounding the embryo sac, nucleus किसके अराउंड है? embryo sac के अंदर, start dividing, protrude into the embryo sac and develop into embryos. कहीं समझ में आ रहा है? न्यूक्लियस की सेल्स डिवाइड होना शुरू हो जाती है और डिवाइड होकर किस में कन्वर्ट हो जाती है? एम्ब्रियो। और वो एम्ब्रियो किसके अंदर चला जाता है? एम्ब्रियो सेक के अंदर चला जाता है। In such species, each ovule contain many embryos. Occurrence of more than one embryo in a seed referred to as the polyembryo. यही लाइन एनसीईआरटी, इसका मतलब ये लाइन्स एडवेंटिव एम्ब्रियोनी के लिए लिखी गई है। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी न्यूक्लियर भी हो सकती है, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी इंटेगुमेंट से भी हो सकती है। आपके एनसीईआरटी न्यूक्लियर एडवेंटिव एम्ब्रियोनी के बारे में बता रही है। अरे क्लियर हो रहा है? लेकिन ये बातें क्या नॉर्मल चल रही है? तो इसके लिए कोई विशेष जीन काम कर रहे हैं, क्योंकि बिना इसके तो, बिना जीन के तो ये काम हो ही नहीं सकता था। इस प्रकार के जीन जो एपोमिक्सिस को डेवलप करवाते हैं, एपोमिक्सिस को प्रोड्यूस करवाते हैं, उन्हें एपोमिक्टिक जीन के नाम से पुकारा जाता है। कौन से जीन? बच्चों यहाँ पर आपको ये एपोमिक्टिक जीन आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पहले मुझे बताओ कि ये सब बच्चों को क्लियर हो रहा है? यहाँ न्यूक्लियस की सेल ने ही डिवीजन करना शुरू कर दिया और डिवीजन करके एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गई है। इस प्रकार से एम्ब्रियो बनना नॉर्मल फिनोमिना, इनके लिए विशेष जीन काम कर रहे हैं और वो विशेष जीन के नाम से पुकारे जाते हैं, एपोमिक्टिक जीन के नाम से पुकारे जाते हैं। एपोमिक्टिक जीन। अगर साइंटिस्ट इस प्रयास में लगे हुए हैं कि अगर इन जीन को ढूंढ लिया हमने तो एक क्रांति आ जाएगी, एक रिवॉल्यूशन डेवलप होगा। और ये रिवॉल्यूशन कैसे डेवलप होगा ये भी समझ लो आगे, कि अगर ये जीन सर्च हो गए, अभी तो इनके बारे में रिसर्च चल रही है, जिस दिन हमें ये जीन मिल गए उस दिन तो बहुत ही गजब हो जाएगा, एक रिवॉल्यूशन डेवलप होगा। अब वो क्या रिवॉल्यूशन होगा मैं समझाता हूँ। फार्मर्स अपने खेतों में हाइब्रिड सीड लाते हैं। हाइब्रिड सीड क्यों लाते हैं? क्योंकि उनकी वैरायटी अच्छी होती है, उपज अच्छी आती है। इधर देखिएगा, जैसे मान लीजिए बेटा यहाँ पर हमने कहा कि फीमेल और मेल, कैपिटल पी फीमेल है और स्मॉल पी क्या है? मेल। इन दोनों का मैं क्रॉस करवाऊं तो यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन में आपको क्या कैपिटल पी स्मॉल पी मिल रहा है? ये कैपिटल पी स्मॉल पी यहाँ पर क्या है? हाइब्रिड है बेटा। और ये हाइब्रिड पेरेंट्स के जैसा है कि दोनों के कैरेक्टर के साथ अच्छा है। जब पेरेंट्स से अच्छा होता है तो जब बच्चा पेरेंट्स से अच्छा, वो हाइब्रिड वीगर कहलाता है। इस नाम से पुकारा सुपीरियरिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग ओवर बोथ ऑफ पेरेंट्स। दोनों पेरेंट्स के ऊपर जब ऑफस्प्रिंग सुपीरियर आ जाती है तो उसको हाइब्रिड वीगर कहा जाता है। इस नाम से पुकारते हैं बच्चों, हाइब्रिड वीगर। ये आपको जेनेटिक्स में पढ़ाया जाएगा, हाइब्रिड वीगर कहलाता है। और यहाँ जितने भी ऑफस्प्रिंग डेवलप हुई सबके सब कैसे डेवलप हुई? हाइब्रिड डेवलप हुई। इसका मतलब यहाँ पर 100% प्लांट कैसे है? हाइब्रिड। इन हाइब्रिड को बेचारा फार्मर खरीद के लाया क्योंकि वो सुपीरियर वैरायटी लाना चाहता है अपने खेत में उगाने के लिए।
और फार्मर ने उनको ग्रो करवा दिया। बहुत गजब की यील्ड आई, बहुत खुशी हुई यार, इस बार फसल बहुत बढ़िया हुई। तो फिर दादाजी ने कहा कि इसी में से कुछ सीड रख लो क्योंकि अच्छे सीड हैं और इन्हीं को अगले साल अपने खेत में दोबारा लगाएंगे। वहीं से स्टॉक कर लिया गया। फार्मर तो यही मानते हैं कि हाँ ये अच्छे सीड है, तो आओ बेटा उन्हीं सीड को दोबारा ग्रो करवाते हैं। इन वाले सीड को दोबारा ग्रो करवाया जा रहा है, बोले तो सैंपलिंग करवाई जा रही है। यहाँ पर अब मैं अगली जनरेशन में जा रहा हूँ और अगली जनरेशन में जब जाऊंगा तो यहाँ पर अब कैपिटल P स्मॉल p और कैपिटल P स्मॉल p के बीच में सैंपलिंग चल रही है। और जब सैंपलिंग चलेगी तो मेरे बच्चों क्या आप ये जानते हो क्या यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल P स्मॉल p, ये क्या आया कैपिटल P, ये क्या है कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल P स्मॉल p स्मॉल p स्मॉल p। यहाँ पर मुझे बताओ 100% ऑफ स्प्रिंग क्या हाइब्रिड थी? ये यहाँ पर कौन सी जनरेशन है? और ये कौन सी जनरेशन है? और जब F2 जनरेशन सेकंड पीरियड जनरेशन आएगी तो इसके अंदर कितना रहेगा? 4 में से 2 ही हाइब्रिड। आगे और इनकी सैंपलिंग कराओ 25 रहेगा, आगे और सैंपलिंग कराओ 12.5 रहेगा, आगे और सैंपलिंग कराओ 6.25 रहेगा। अरे हाइब्रिड बीघा जो है वो लॉस होता जा रहा है। क्या फार्मर को पता है इसका? अगर हम इन वाले सीड को लाते, अगर हम इन वाले सीड को लाते और इनके अंदर एपोमेटिक जीन को डिस्कवर कर लेते और एपोमेटिक जीन यहाँ पर हम इंट्रोड्यूस करवा देते। आज तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का जमाना है। अगर एपोमेटिक जीन इनके अंदर डिस्कवर करके इंट्रोड्यूस करवा दिए जाते तो क्या ये कभी यहाँ पर मियोसिस करते? क्या ये P और P अलग होते? क्या हर जनरेशन में यही मेंटेन रहता? और अगर हर जनरेशन में यही मेंटेन रहेगा तो क्या आपको लॉस ऑफ विगन देखने को मिलेगा? एपोमेटिक जीन क्या काम करेगा समझ में आता है? ये क्रांति आएगी, ये रिवोल्यूशन आएगी, ये यहाँ पर आपको बताने का प्रयास हो रहा है। तो एपोमेटिक जीन किनको कहते हैं? तो क्लियर हो पा रहा है बेटा? एपोमेटिक जीन जो उस मियोसिस को रोक देता है, ये विदाउट फर्टिलाइजेशन यहाँ पर काम करवा रहा है, तो हाइब्रिड को मेंटेन रखने का काम है बेटा। इनब्रीडिंग डिप्रेशन ही तो रही है, ये इनब्रीडिंग ही तो करवा रहे हो आप। किसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन जब होता है जब आप इनको क्रॉस करवाते हो, वहां तो क्रॉस की नौबत ही नहीं आ रही, सब विदाउट फर्टिलाइजेशन चल रहा है। एपोमेटिक जीन क्या काम कर रहा है? सब विदाउट फर्टिलाइजेशन करवाएगा। जब क्रॉस ही नहीं होगा तो कहाँ डिप्रेशन आएगा? समझ पाएगा? तो ये काम कौन करेगा? एपोमेटिक जीन। चलिए तो फिर आप फोटो ले लीजिए। हो गया? हो गया? हो गया? Yes, sir. 1 2 3 क्लिक। आगे बढ़ जाओ। 1 2 3 क्लिक। आगे बढ़ जाओ। 1 2 3 क्लिक। है बेटा? क्या है? एक्सेल पॉइंट है।
तो ये तो मैलगेमेट के साथ फ्यूज होगी, होगा ये तो मैलगेमेट के साथ फ्यूज होगी, क्योंकि तो नॉर्मल एम्ब्रियो बनेगा यहाँ पर, एक एम्ब्रियो तो नॉर्मल बनेगा और बाकी के एम्ब्रियो कैसे बनेंगे, एबनॉर्मल बनेंगे, तो डायरेक्ट सेल्स में बनाएगा। हाँ, एक सीड है। एक बार पढ़िएगा जाके आराम से, सीधे समझ पूरा ठीक है, सही है।